हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 में प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख लक्षण और प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, और अगर पिछला लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख लक्षण, ठीक है, तो देखते हैं इसके क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या होता है? प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। अर्थात इनके जो शरीर का निर्माण होता है केवल एक कोशिका से होता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? सुकेंद्रकीय। कैसी? सुकेंद्रकीय होती हैं। एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय जीवधारी होते हैं। किस जगत के जंतु? प्रोटिस्टा जगत के जंतु या जीवधारी। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं, सुकेंद्रकीय होते हैं। और ये जब इनके पास केंद्रक है तो हम इनको ये क्या कह सकते हैं? ये यूकैरियोटिक हैं। कैसे जीवधारी होते हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है, आप लोग जानते हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोटिस्टा जगत के जंतु होते हैं, जीवधारी होते हैं, वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। मीन्स इनमें एक केंद्रक पाया जाता है, कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। दूसरा, अगला क्या प्रमुख लक्षण है? ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सामान्यतः जो प्रोटिस्टा जगत के जीवधारी होते हैं, ठीक है, वे जल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जल में उपस्थित होते हैं। नम मिट्टी में उपस्थित हो सकते हैं। नम मिट्टी में। अब जल देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वच्छ जल और एक होता है समुद्री जल। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं वो समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों में पाए जा सकते हैं। नम मिट्टी या मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स इनका आवास क्या है? जल और मिट्टी। तो ये जल और मिट्टी में पाए जाते हैं। जल चाहे समुद्री जल हो या फिर वह स्वच्छ जल हो, किसी तालाब का जल हो या किसी नदी का जल हो। ठीक है, तीसरा। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? देखिए थर्ड पॉइंट, इन जंतुओं में गमन कैसे होता है? सॉरी, जंतु नहीं कहेंगे, इन जीवधारियों में गमन कैसे होता है? तो इस जगत के जो जीव होते हैं उनमें गमन कशाभिका के द्वारा। किसके द्वारा? कशाभिका, पक्षमाभि के द्वारा तथा कूटपाद के द्वारा होता है। तथा किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा गमन होता है। कशाभिका, पक्षमाभि और कूटपाद, इन तीनों के द्वारा गमन होता है प्रोटिस्टा जगत के जीवों में। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कशाभिका के द्वारा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कशाभिका के द्वारा, कुछ ऐसे जीव होंगे जिसमें पक्षमाभि के द्वारा, कुछ ऐसे जीव होंगे जिनमें कूटपाद के द्वारा गमन होता है। कशाभिका को इंग्लिश में फ्लैजिला कहा जाता है, पक्षमाभि को सीलिया कहा जाता है, कूटपाद को स्वीडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या प्रमुख लक्षण है? पोषण की बात करते हैं तो इनमें पोषण कैसे होता है? देखिए, इस जगत के जीवधारियों में पोषण स्वपोषी अथवा विषमपोषी या परपोषी सभी प्रकार का हो सकता है। कुछ जीव कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन वे स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जैसे हरे पौधे अपना बनाते हैं, इसी तरह प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
विषमपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, पोषण के लिए दूसरे जीवों पे क्या होंगे, निर्भर हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं, परपोषी, पैरासाइट कैसे होते हैं, परपोषी या पैरासाइट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से पोषण का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर जो पोषण होता है प्रोटिस्टा जगत के जीवों में स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी विभिन्न प्रकार का पोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्रक। केंद्रकों की संख्या यहाँ पे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक होती है और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक अथवा दो होती है। मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा पैरामीशियम का, आप लोगों ने नाम सुना है पैरामीशियम। पैरामीशियम की संरचना आप लोगों ने देखी होगी, कैसी होती है, पैर के तलवे के जैसी। ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। तो पैरामीशियम के पास दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक। जो बड़ा केंद्रक होता है इसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस। जो छोटा केंद्रक होता है इसे माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है, माइक्रोन्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं इसके पास कितना केंद्रक है, दो केंद्रक है, एक मैक्रोन्यूक्लियस जो बड़ा है और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस जो छोटा है। ठीक है, और एक दूसरा जीव है अमीबा। अमीबा के पास आप जानते हैं केवल एक ही केंद्रक होता है। तो प्रोटिस्टा जगत के जीवों में केंद्रक एक अथवा एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, अगला प्रमुख लक्षण क्या है, देखिए प्रजनन। प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन। तो प्रोटिस्टा जगत के जीव कैसे प्रजनन करते हैं, द्विविभाजन के द्वारा, द्विविभाजन द्वारा या संयुग्मन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा, संयुग्मन या बहुविभाजन द्वारा। कैसे, बहुविभाजन द्वारा। तो ये सभी क्या है, विधियां हैं जिसके द्वारा प्रोटिस्टा जगत के जीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। द्विविभाजन, संयुग्मन और बहुविभाजन। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में जो प्रजनन होता है लैंगिक अथवा अलैंगिक, लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है, लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, आपके सामने प्रमुख लक्षण स्थित हैं। इसके अलावा भी कुछ लक्षण हो सकते हैं। अगर हम श्वसन की बात करते हैं और उत्सर्जन की बात करते हैं तो देखिए जो प्रोटिस्टा जगत के जंतु हैं कैसे हैं, एक कोशिकी हैं और सुकेंद्रकी हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना है, इस प्रकार से सरल प्रकार के जीव हैं। तो जब उत्सर्जन और श्वसन की बात की जाती है तो यह सामान्यतः विसरण प्रक्रिया द्वारा, कैसे, विसरण प्रक्रिया द्वारा हो जाती है, या परासरण कह सकते हैं, विसरण या परासरण। जो भी कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो परासरण या विसरण के द्वारा क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अर्थात मान लीजिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, परासरण क्रिया द्वारा, विसरण द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए, विसरण या परासरण क्रिया द्वारा यह अवशोषित कर ली जाएगी, कोशिका के अंदर प्रवेश
हो जाएगी, ठीक है, अंदर चली जाएगी और वहाँ पे श्वसन में इसका उपयोग कर लिया जाएगा। तो ये प्रमुख लक्षण हैं प्रोटिस्टा जगत के, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, और आगे यहाँ पे ध्यान देंगे, नोट करते रहिए, ध्यान देते रहिए। वर्गीकरण में की जब बात करते हैं तो प्रोटिस्टा जगत को 5 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में बांटा गया है? 5 समूहों में बांटा गया है। क्राइसोफाइट्स, दूसरा समूह है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा समूह है यूग्लिनॉइड। चौथा समूह है अवपंक कवक। और 5वां समूह है प्रोटोजोआ। 5वां समूह क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, तो मैं इसको रफ करने वाला हूं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण में क्राइसोफाइट्स के लक्षण, डायनोफ्लैजिलेट्स के लक्षण, यूग्लिनाइड के लक्षण, अवपंक कवक के क्या लक्षण हैं और प्रोटोजोअन्स के क्या लक्षण हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला जो समूह है, ग्रुप है क्राइसोफाइट्स। ये सभी जीव जलीय होते हैं, या तो ये स्वच्छ जल में रहते हैं या समुद्र जल में रहते हैं। कैसे जल में? स्वच्छ जल में भी ये पाए जा सकते हैं और समुद्री जल में भी। दोनों प्रकार के जल में क्राइसोफाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्राइसोफाइट्स का ये होता है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति में 2 परत होती है। कितनी परत होती है? कोशिका भित्ति में 2 परत होती है। कोशिका भित्ति कितनी परत होगी? 2 परत होती है। कैसे? जैसे आप लोग साबुनदानी देखते हैं, एक साबुनदानी में साबुन रख दिया जाता है और दूसरे से क्या करते हैं, उसको ऐसे बंद कर देते हैं, तो उसकी एक की परत दूसरे परत पे क्या होती है, ओवरलैप करती है और पैक हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है उसमें 2 परत होती है, साबुनदानी की तरह। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देंगे नेक्स्ट क्या महत्वपूर्ण लक्षण है। जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति में सिलिका एटम, कौन सा एटम? सिलिका एटम उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो कोशिका भित्ति है वह काफ़ी मजबूत होती है, आसानी से अपघटित नहीं होती और टूटती नहीं है। ठीक है, इस समूह का एग्जाम्पल होता है डायटम्स, गोल्डन एल्गा। गोल्डन एल्गा मतलब सुनहरे शैवाल। कौन से शैवाल? सुनहरे शैवाल। और डायटम्स किसके अंदर आते हैं? क्राइसोफाइट्स समूह के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा जो समूह है, दूसरा जो ग्रुप है वह है डायनोफ्लैजिलेट्स।
ठीक है, देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। देखिए ये नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है नाम, डायनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ पे जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है, फ्लैजिला की संख्या 2 होती है। यहाँ पे 2 फ्लैजिला होते हैं और ये दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के, फ्लैजिला मतलब कशाभिका, फ्लैजिला मीन्स कशाभिका, तो दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के किस एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। यह प्रमुख लक्षण होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का। तो फ्लैजिला उपस्थित होता है और वो दोनों एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। फ्लैजिला है तो गमन किसकी सहायता से होगा, फ्लैजिला की सहायता से होता है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स इस संघ के, इस समूह के जो जंतु होते हैं, सॉरी जीवधारी होते हैं, वे समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री, स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते, ये केवल समुद्र के जल में ही पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे, समुद्र के जल में, जलीय जीव होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, ये मान लीजिए गोनियोलेक्स का शरीर है, बॉडी है, तो यहाँ पे एक फ्लैजिला इस तरह से आगे की तरफ गया है, दूसरा फ्लैजिला इसके शरीर पे ही इस तरह से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है फ्लैजिला में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलेक्स। तो 2 समूह हो गया, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, अगला समूह क्या है, यूग्लिनोइड। अगला समूह है यूग्लिनोइड। ठीक है, उससे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम पोषण की बात करते हैं तो डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, ये भी स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये हरे, पीले, भूरे या नीले रंग के हो सकते हैं। कौन, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स भी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे अगला ग्रुप है यूग्लिनोइड। अगला ग्रुप या अगला समूह क्या है, यूग्लिनोइड। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। यूग्लिनोइड, इस समूह के जो जीवधारी होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। कैसे जल में पाए जाएंगे, स्वच्छ जल में। तो ये स्वच्छ जलीय होते हैं, ये समुद्र के जल में नहीं पाए जाएंगे। जैसे डायनोफ्लैजिलेट समुद्र के जल में पाया जाता था, लेकिन ये समुद्र के जल में नहीं, स्वच्छ जल में पाए जाएंगे यूग्लिनोइड। प्रमुख लक्षण क्या है यूग्लिनोइड का, यहाँ पे 2 असमान, कितनी, 2 असमान कशाभिकाएं पाई जाती हैं। 2 असमान कशाभिकाएं। फ्लैजिला की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन दोनों कैसी हैं, असमान हैं। दोनों कशाभिकाएं कैसी हैं, असमान है। एक की लंबाई अधिक है, दूसरे की लंबाई क्या होती है, कम होती है। पोषण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पोषण स्वपोषी अथवा विषमपोषी होता है। स्वपोषी अथवा विषमपोषी होता है। स्वपोषी अथवा विषमपोषी।
ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वतः भोजन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जब इनको प्रकाश नहीं मिलता तो ये जंतुओं की तरह व्यवहार करके दूसरे जीवाणुओं को या अपने से छोटे शैवाल, कवक, ठीक है, जीवों को क्या करते हैं, खा करके भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस समूह के जंतु स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ध्यान दीजिए, आगे देखिए। यहां पे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यहां पे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के स्थान पे क्या पाया जाता है, जो परत होती है उसे पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल। यह प्रोटीन से बनी संरचना होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन से बनी संरचना होती है जो एक सुरक्षात्मक आवरण है, और यह कोशिका कला के बाहर स्थित होती है। कौन? पेलिकल की परत। किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यूग्लिना को जंतु जगत और पादप जगत दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्वपोषी होता है और विषमपोषी दोनों प्रकार से पोषण ग्रहण करता है। जब इसको प्रकाश मिलता है तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है या बनाती है, और जब इसको प्रकाश नहीं मिलता तो यह जंतुओं की तरह दूसरे जीवों से क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। यूग्लिना की अगर आप संरचना देखें तो सरल प्रकार की संरचना होती है इस तरह से, और इसके पास कितनी कशाभिकाएं होंगी? 2 कशाभिकाएं होंगी। एक कशाभिका छोटी होती है और दूसरी कशाभिका क्या होती है? बड़ी होती है। देखिए, ये बड़ी कशाभिका है और ये छोटी कशाभिका है। दोनों कशाभिकाएं क्या है? लंबाई में असमान है। ठीक है, तो ये यूग्लिनाइड समूह का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला समूह क्या है। अगला समूह है अवपंक कवक। अगला समूह क्या है? अवपंक कवक। ठीक है, तो अगला समूह हम लोग देखते हैं। अवपंक कवक। ठीक है, यूग्लिनाइड के बाद अवपंक कवक। इनको हम आभासी कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी कवक। आभासी कवक। देखिए, ये सभी जो जीव होते हैं, इस समूह के जीव मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से अवशोषित करते हैं। कहाँ से? सड़े गले पदार्थों से अवशोषित करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रमुख लक्षण क्या है अवपंक कवक का? ये इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे पौधों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो यहाँ पर भी कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। कोशिका भित्ति, सेल वॉल इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। कोशिका भित्ति पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। किससे बनी होगी? काइटिन की बनी होगी। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, याद रखेंगे कोशिका भित्ति किससे बनी है? काइटिन से बनी है। अगला प्रजनन की बात करते हैं, तो प्रजनन क्रिया ये बीजाणु निर्माण किसके द्वारा? बीजाणु निर्माण के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, बीजाणु निर्माण। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फाइसेरम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फाइसेरम। यह एक प्रकार का क्या होता है? अवपंक
कवक होता है, फाइसेरम। ठीक है, अपंग कवक कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। प्रजनन क्रिया के समय ये बीजाणु का निर्माण करते हैं और एग्जाम्पल इसका क्या है? फाइसेरम। ठीक है, सबको समझ में आया? तो अगला जो समूह है, जो लास्ट समूह है, वह क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अगले लास्ट समूह का लक्षण क्या होगा? आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। प्रोटोजोआ। देखिए, इस समूह के जीवधारी परजीवी हो सकते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। परजीवी विषमपोषी होते हैं, परजीवी या विषमपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी नहीं होते। इस समूह के जंतु जीवधारी स्वपोषी नहीं होते। कैसे होते हैं? परजीवी हो सकते हैं या विषमपोषी होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जल में उपस्थित हो सकते हैं या नम मिट्टी में। जल में या नम मिट्टी में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये प्रोटोजोआ संघ में जंतुओं को, एक कोष की जंतुओं को रखा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रोटोजोआ समूह है। तो ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, इनको कुल कितने? 4 समूहों में, 4 वर्गों में पुनः बांट दिया जाता है। कितने समूह में, कितने वर्ग में? 4। देखिए, जो पहला वर्ग है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ। ठीक है, दूसरा पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट कशाभिकीय प्रोटोजोआ। कशाभिकीय प्रोटोजोआ। और चौथा है स्पोरोजोआ। ठीक है, तो ये 4 समूह हैं किसके? प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ समूह को 4 समूहों में पुनः विभाजित कर दिया जाता है। अमीबीय प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, कशाभिकीय प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। ठीक है, देखिए, अब हम चारों समूह का अलग अलग लक्षण जानेंगे कि चारों समूह के क्या लक्षण होते हैं और क्या एग्जाम्पल होते हैं, किस आधार पे इनको ये नाम दिया गया है या इनको 4 समूहों में बांटा गया है। तो पहला जो समूह है इसकी बात करते हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ। तो नाम में ही इसके प्रदर्शित हो रहा है कि इस समूह में अमीबा आता है। इस समूह में क्या आता है? अमीबा आता है। तो इस समूह के जो जीवधारी होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे जो गमन होता है, गमन कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद आप लोगों ने सुना है। कूटपाद को स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्यूडोपोडिया कहते हैं। अमीबी प्रोटोजोवन में गमन किसके द्वारा होगा? कूटपाद के द्वारा होता है और कूटपाद को स्यूडोपोडिया कहते हैं। अगर प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्रजनन? द्विविभाजन प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। किसमें? अमीबा में या अमीबी प्रोटोजोवन में। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? अमीबा। एग्जाम्पल इसका क्या है? अमीबा। अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा की बहुत सारी जातियां होती हैं। कुछ जातियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग ने नाम सुना होगा एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हमें एक बीमारी होती है डायरिया का नाम सुना आप लोगों ने? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से डायरिया रोग होता है, जो पेचिस पड़ता है। ठीक है, तो उसका कारण एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रकार का जीव है लेकिन हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी जाति है एक एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस से पायरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग कहाँ पे होता है? मसूड़ों में होता है। मसूड़ों में क्या होती है? सूजन आ जाती है और वहाँ से रक्त निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से डायरिया रोग या पेचिस, ठीक है, अमातिसार जिसको कह सकते हैं, एंट अमीबा जिंजीवैलिस से पायरिया रोग होता है, मसूड़ों में होने वाला रोग। ठीक है, मसूड़ों से बदबू आती है, खून निकलने लगता है, मसूड़े दर्द करने लगते हैं। ठीक है, पायरिया। अगला जो समूह है प्रोटोजोआ का वह है पक्षमाभि प्रोटोजोआ। क्या है? पक्षमाभि प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे जो गमन होता है, गमन की जो प्रक्रिया होती है वह पक्षमाभि के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? पक्षमाभि के द्वारा होती है। शरीर पे बहुत सारे पक्षमाभि पाए जाते हैं। पक्षमाभि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सीलिया। किसके द्वारा गमन होगा? सीलिया के द्वारा होता है या पक्षमाभि के द्वारा होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम का नाम सुना है आप लोगों ने? पैरामीशियम कैसा होता है? पैर के तलवे के जैसा होता है। ठीक है, पैर के तलवे के जैसा होता है। इस प्रकार से इसके शरीर पे बहुत अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में क्या उपस्थित होता है? पक्षमाभि उपस्थित होती हैं या सीलिया उपस्थित होता है, जिसकी सहायता से यह गमन करता है। और इस समूह का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि इसके पास दो केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है और एक छोटा केंद्रक होता है। बड़े केंद्रक को मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, मैक्रो मीन्स बड़ा, छोटे केंद्रक को माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ये पक्षमाभि प्रोटोजोआ का क्या है? लक्षण है। इसके पास सीलिया होता है, गमन सीलिया के द्वारा होता है और केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 2। एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या था? अमीबा। ठीक है, अगला समूह है कशाभिकीय प्रोटोजोवन। कशाभिकी मैंने बताया था, कशाभिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैजिला। तो यहाँ पे गमन किसके द्वारा होता है? इस समूह के जीवों में गमन फ्लैजिला के द्वारा होता है। फ्लैजिला या इसी को क्या कहते हैं? कशाभिका। तो कशाभिका के द्वारा गमन होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जंतु जीव हो सकते हैं
जिनमें एक कशाभिका हो, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें कशाभिका की संख्या 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ट्रिपैनोसोमा इसके पास कशाभिका होती है एक, इस तरह से इसकी संरचना होती है। ठीक है, इसके पास एक कशाभिका होता है ऐसे। तो ट्रिपैनोसोमा ऐसा जीवधारी है जो हम मनुष्यों में एक रोग उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग निद्रा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? निद्रा व्याधि रोग, स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा रोग? निद्रा व्याधि रोग, निद्रा व्याधि, या इसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। तो इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है ट्रिपैनोसोमा से, जिसमें व्यक्ति को क्या आता है? बुखार आता है, कमजोरी हो जाती है, जिससे व्यक्ति क्या करता है? ज़्यादातर बिस्तर पे लेटा रहता है, सोता रहता है, जिसके कारण हो सकता है अच्छी तरह से अगर उसका इलाज ना हो, ट्रीटमेंट ना हो, तो व्यक्ति की सोते सोते क्या हो सकती है? मृत्यु तक भी हो जाती है। किस रोग से? स्लीपिंग सिकनेस रोग से। किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से। ठीक है, अगला जो समूह है, लास्ट समूह है स्पोरोजोआ। लास्ट समूह क्या है? स्पोरोजोआ। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, स्पोरोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं, यहाँ पे प्रजनन क्रिया में स्पोर का निर्माण करते हैं। स्पोर को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। स्पोर को बीजाणु कहते हैं। तो इस संघ के जो, इस समूह के जो जीव होते हैं वो बीजाणु निर्माण करते हैं। प्रजनन के समय या प्रतिकूल वातावरण में ये बीजाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है? स्पोरोजोआ है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम सुना है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। जब आपके शरीर में, बॉडी में प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है तो इसकी संख्या बढ़ने लगती है और आपको क्या होता है? मलेरिया रोग हो जाता है। तो ऐसा कभी भी मत कहना कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता नहीं है। मलेरिया रोग का जो कारण है, जो जिसके कारण मलेरिया होता है, वो फैलता है। अर्थात मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, होता किसकी वजह से है? प्लाज्मोडियम की वजह से है, जो स्पोरोजोआ का जंतु है, या आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ का एक जंतु है या एक प्राणी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।